हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, ये इन्वायरमेंटल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इन्वायरमेंटल लॉ के इन सारे टॉपिक पे मेरे लेक्चर्स हैं, आप जाके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, या आपके पास नोट्स है नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके ये नोट्स बुक डाउनलोड कर सकते हो। कंप्लीट इन्वायरमेंटल लॉ का नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलो बैक टू टॉपिक। तो ये जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें एक वर्ड जोड़ा गया है, सस्टेनेबल। अब सवाल है, डेवलपमेंट तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का बहुतों सालों से चल रहा है। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है और वेरियस किताब में पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो बहुत टाइम से चल रहा था। सस्टेनेबल क्यों आया और इन्वायरमेंटल लॉ में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको? देखो, यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात होगी ना, कि डेवलपमेंट किसको करना है अपन को, इन्वायरमेंट को। लेकिन डेवलपमेंट किस तरह से करे, तो सस्टेनेबल तरीके से करे, ये बात हो रही है। इन्वायरमेंट को डेवलप करना है अपने को, इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। तो एक बार अपन थोड़ा सा क्या होता है, इंट्रोडक्शन में जाने से पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर अपने को समझ में अच्छे से आने वाला है। देखो, सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है इसको अपन समझते हैं। डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट मीन्स क्या, इम्प्रूविंग। सिंपल, कोई भी चीज़ है उसमें यदि इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट हो रहा है। मान लो कि एक रोड ये टूटा हुआ है, कल हो के ये बहुत अच्छा रोड बन गया, तो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोड बेटर हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, रोड का डेवलपमेंट हो रहा है। सिंपल, डेवलपमेंट मीन्स क्या आता है, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आना, बेटर होना, तो उसको अपन बोलते हैं डेवलपमेंट। अब ये इम्प्रूवमेंट किसी चीज़ में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, जॉब में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई, डेवलपमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, चल रहा है, किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो। इसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में भी इम्प्रूवमेंट हो, इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव करे, तो अपन बोलेंगे इन्वायरमेंट भी डेवलप हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या थी, देखो प्रॉब्लम ये था कि बहुत बार जब हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना, उस टाइम पे क्या होता है, नेचर को हम लोग डैमेज करने लगते हैं। जैसे ट्री को काट के, रिवर को पोल्यूट करके, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। देखो, आज तो हम लोग डेवलपमेंट कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे, नेचर भी डैमेज हो जाएगा, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जो हमारे आगे वाले जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हर्ट होगा। ठीक है, आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, भैया चलो ठीक है, ट्री काट रहे हैं, फोरेस्टेशन किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, ग्रोथ, सिटी बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन ये जो फ्यूचर जनरेशन आएंगे, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। देखो, यहाँ पे ये बोला जाता है, आप डेवलपमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन डेवलपमेंट इस तरह से कीजिए कि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए। यहाँ पे बहुत एक इजी मैं डेफिनेशन दिया हूँ, वैसे आगे डिस्कस करेंगे। यूज़ व्हाट यू नीड टुडे, देखो ये समझाने के लिए मीनिंग दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यूज़ व्हाट यू नीड टुडे, जो आपको आज नीड है आप उसको यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, उसको आप यूज़ करो। लेकिन सब कुछ यदि आप आज ही फिनिश कर दोगे तो जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होंगे, फ्यूचर पीपल, उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है, आप डेवलपमेंट करो, इस तरीके से करो ताकि फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि ये टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो ये रिपीटेशन होगा बहुत बार। कुछ कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ, वो इसलिए कर देता हूँ ताकि 2-3 बार रिपीटेशन हो तो आपके दिमाग में बैठ जाए। और बहुत लोग इरिटेटिंग भी लगता है, और मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, 1.2x कर लो, या फिर 2x कर लो, या 1.5x कर लो। इससे क्या होगा, बहुत स्पीड में और जल्दी से आप रिवाइज़ कर पाओगे चीज़ों को। पढ़ रहे हो तो नोट्स बगल में रख लो, यहाँ डाउनलोड किए हो तो आप। खैर ठीक है, चलो। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है भाई, कि किसी भी चीज़ को
आप कीप गोइंग, सिंपल सी मतलब है बिना रुके कीप गोइंग। यहाँ पर देखो मीनिंग भी, सस्टेनेबल मीन्स दैट कैन कीप गोइंग विदाउट स्टॉपिंग और ब्रेकिंग। बिना रुके जो हम लोग चलते रहते हैं उसको बोलते हैं सस्टेनेबल, जिसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैटरी। चलो अब इसको अपन दोनों को मिलाते हैं तो समझ में आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग लाइफ टुडे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द नेचर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सिंपल सी बात है, वो ऊपर मैंने बता दिया ऑलरेडी। डेवलपमेंट करना आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज आपको हेल्प मिल रहा है डेवलपमेंट से, नेचर को डैमेज करके कीजिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा डैमेज मत कर दीजिए कि फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम हो। आपको ग्रो करना है, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, आज कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग रिसोर्स कुछ बचा के रख सकें। चलो इसको कुछ मैं सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे बहुत ईजिली क्लियर हो पाएगा। नॉट सस्टेनेबल और सस्टेनेबल, देखो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करोगे तो आपका जो फार्मिंग का इल्ड है वो तो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको उपजाऊ तो होगा, लेकिन उससे क्या होगा, जो सॉयल है वो ओवर द टाइम ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसी के जगह पे आप क्या कर सकते हो, नेचुरल कंपोस्ट यूज़ करो, क्रॉप रोटेशन करो, तो इससे क्या होगा, आपका सॉयल हेल्दी रहेगा और बहुत लंबे समय तक आपका सॉयल अच्छा ग्रोथ होगा। इससे क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन उसको यूज़फुल होगा। दो एग्जांपल मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाद बाकी आप समझ ले, पढ़ लेना उसको। एक और देख लो, नॉट सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। देखिए आपको डेवलपमेंट करना है ना, आप कीजिए, कोई इशू नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है और धीरे धीरे एक दिन क्या होगा, कोल और ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके जगह आप ये यूज़ कर लीजिए ना, सोलर पैनल यूज़ कर लीजिए, विंड एनर्जी यूज़ कर लीजिए, यहाँ से भी सेम चीज़ मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए। जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 3 पिलर होता है उसका, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल। ये तीनों पर्सपेक्टिव में आपको सोचना पड़ेगा, ये तीनों एक साथ काम करेगी तभी काम हो पाएगा। कोई अकेला यदि काम करेगा तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों इम्पोर्टेंस है, सोचो और बताओ मेरे को। अब देखो बहुत अच्छे से यहाँ लिखा हो, बिकॉज इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, यदि अपन केयरफुल नहीं रहेंगे तो अर्थ भी हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, और इससे क्या होगा, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन होंगे वो सफ़र करेंगे। इसीलिए अब अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे, ट्री को लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेव करेंगे, शेयर करेंगे, रीयूज़ करेंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, बेसिक ये पढ़ लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सिंपल से डेफिनेशन हम लोग एक देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मीनिंग समझे एक्चुअली। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपन, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलेंगे। इंट्रोडक्शन देख लो। आपको तो पता है आज के टाइम पे जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, दिनों दिन जो इन्वायरमेंट दिनों दिन बदतर से बदतर हुए जा रहा है, जो इन्वायरमेंट दिनों दिन डिग्रेड हो रहा है, ये बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यूज़ है आज के टाइम पे। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे न्यूज़ में, मीडियाज़ में, आज से 20 साल पहले देखो तो न्यूज़ में इन्वायरमेंट को लेके कोई बात नहीं करता था, लेकिन आजकल जो दिनों दिन इन्वायरमेंट डिग्रेड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ बन चुका है ग्लोबली। तो इससे क्या होता है, देखो इन्वायरमेंट डिग्रेड करेगा भाई, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इकोसिस्टम हमारा ख़राब हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी ख़राब होगा, हम ह्यूमन जो रहते हैं हमारे हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो इन सब को कॉम्बैक्ट करने के लिए देखो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रोथ के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होते जा रहा है, हम ह्यूमन का हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो इन सब को कॉम्बैक्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब आप डेवलपमेंट कीजिए, डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं रोकना है आपको, डेवलपमेंट कीजिए लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, इस तरह से कीजिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी हमारा रिसोर्स मिल सके। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल होता है आप आगे देखोगे। हम लोग तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करना है, तो कैसे करना है, आपको बिजली तो चाहिए, बिजली से सब कुछ करना है, लेकिन बिजली कोल से जला के आप मत
प्रोड्यूस कीजिए। आप सोलर एनर्जी से लीजिए ना, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कीजिए, लेकिन कोल को जला के मत कीजिए। कोल को जला के करेंगे तो कोल ख़त्म हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन को फिर नहीं मिल पाएगा। आप सोलर एनर्जी का यूज़ कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कीजिए ना। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोलर एनर्जी का यूज़ करके यदि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो मॉडर्न प्रॉब्लम है कि कोल ज़्यादा से ज़्यादा खत्म हो रहा है, इन्वायरमेंट दिनों दिन डिग्रेड हो रहा है, इन सबको कॉम्बैक्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज सीखने वाले हैं। और इस कॉन्सेप्ट में आप देखोगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में सबसे मेन चीज़ क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों की बात करता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि सिर्फ इन्वायरमेंट को ही प्रोटेक्ट करो। भाई आपको इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है। आप अपने नीड को कंप्रोमाइज मत कीजिए, आप अपने नीड को फुलफिल कीजिए, लेकिन इस तरीके से कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन जो है हमारा, उनको भी कुछ कुछ मिल सके भाई। अच्छा, ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, न्यू कॉन्सेप्ट है। तो ये कब आया, कैसे आया, ये जो आइडिया है दिनों दिन कैसे डेवलप हुआ, ओवर द ईयर कैसे इवॉल्व हुआ, अब हम लोग थोड़ा सा उसको देखेंगे। देखो, ये ईयर द ईयर जो इवॉल्व हुआ है, बहुत सारा रिपोर्ट आया इंटरनेशनली, बहुत सारा डिक्लेरेशन आया इंटरनेशनली, उससे ये इवॉल्व हुआ। आपको यदि कोई रिवीजन चाहिए, आप इसको देख लो, मैं थोड़ा थोड़ा इस पर डिस्कस कर देता हूँ। वैसे कंप्लीट नोट्स चाहिए आपको इन सारे का, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में किसी में 2 रहता है, किसी में 3 इंटरनेशनल रिपोर्ट कोई डाल देता है। तो आप देख लो क्या है आपके सिलेबस में, और कंप्लीट नोट्स चाहिए। देखो यहाँ पर सारे का है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, रवई डिक्लेरेशन, रियो, तो जो जो इम्पॉर्टेंट है सबको मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन भी किया है। थोड़ा थोड़ा अभी मैं आपको बता दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट चलता रहे। अभी तो आप बस इतना समझे हो इंट्रोडक्शन में एग्ज़ाम में क्या लिखना है, इतना लिख देना इनफ है। इंट्रोडक्शन में 1-2 एग्जाम्पल डाल देना, बहुत इनफ है। उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन अभी देखेंगे। और यदि ये वीडियो आप देख ली, इतना डिटेल वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद बन जाए तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है। आप देखो, बहुत ईजी लैंग्वेज में ये बनाया गया PDF है, आप देखना आपको समझ में आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं मानता हूँ टाइम मेरे चैनल पे थोड़ा आपको देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम से पहले यदि आपको रिवाइज़ करना है 5 मिनट 10 मिनट में, तो फिर मेरा वीडियोज़ मत देखो, आपके लिए वीडियो नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो अपना टाइम टू टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, या फिर पढ़ रहे हैं UGC नेट के लिए, उनके लिए वीडियोज़ है। जो अपने कॉलेज में है, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए है ये। एग्ज़ाम से पहले 10 मिनट पहले आप पढ़ के भाई इसको, मुश्किल है। चलो ठीक है, बातचीत हो गई। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन देखते हैं अपन, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपन। चलो, ये जो आइडिया है ना भाई, ये टाइम टू टाइम डेवलप हुआ है। बहुत सारा इंटरनेशनल मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में बहुत सारा रिपोर्ट्स बना है, बहुत इंटरनेशनल कमीशन बना है UN के द्वारा, फिर जाके आज ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये बहुत ज़्यादा आज जाके आया है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, इसका क्या रिलेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, ये देखते हैं। देखो, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो है, आप देखोगे ना तो वर्ल्ड में ऑफिशियली पहली बार बातचीत हो रहा था कि हाँ भाई, हम लोग को इन्वायरमेंट को भी बचाना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पहली बार ऑफिशियली वर्ल्ड में बातचीत स्टार्ट हुआ, वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में ही हुआ, और उसमें इंडिया भी पार्ट ली थी। और ये कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में, इसलिए इसका नाम है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या दिया गया था? प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इससे पहले ग्लोबली, इंटरनेशनली कोई इतना बड़ा, आप कह लो कि मीटिंग कह लो, इतना बड़ा कभी बातचीत नहीं हुआ था इन्वायरमेंट को लेके। तो इस टाइम पे सारे गवर्नमेंट्स
को ये समझ में आया कि नहीं, हमें अपने देश में जाके इन्वायरमेंट पे काम करना है, अपने को ग्रोथ भी करना है। ग्रोथ और इन्वायरमेंट दोनों को देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रोथ की ही बात कर रहे हैं, ग्रोथ को प्लस इन्वायरमेंट दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से। तो यहाँ पे बात हुआ था। उसके बाद ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में आया था ये। अब देखो ये जो आया था, इसमें आवर कॉमन फ्यूचर, ये बेसिकली वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि एक कमीशन था, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे एक कमीशन था। और इसको लीड कर रहे थे हर्लेम ब्रुंटलैंड, इसलिए इसका नाम है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है। और इस कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है और उसका नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये लोगो था, आवर कॉमन फ्यूचर, आप देख सकते हो। ये किस कमीशन के द्वारा था, ये ध्यान रखिएगा आप, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, या बहुत बार इसको ब्रुंटलैंड कमीशन भी बोल देते हैं। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कमीशन अपना रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट का ऑफिशियल क्या नाम था, आवर कॉमन फ्यूचर, ध्यान रखना आपको। और इसी में आपको डेफिनेशन सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है यहीं पे दिया गया था। और क्या ये फेमस डेफिनेशन दिया गया था, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। देखो इस डेवलपमेंट में आपको जो प्रेजेंट में जो आपका नीड है आप उसको पूरा कीजिए, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन। तो इस डेफिनेशन में यही बोला गया कि आप डेवलपमेंट कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन का जो एबिलिटी है उसको ख़त्म मत कीजिए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो आप डेवलपमेंट आपको करना आप कीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन इस तरह से डेवलपमेंट कीजिए ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो भी रिसोर्स को यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कम्प्लीटली बात हुआ और ऑफिशियल डेफिनेशन काइंड ऑफ निकल के आया यहाँ पे। उसके बाद रियो अर्थ समिट में भी बात हुआ। रियो अर्थ समिट क्या हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। और ये जो समिट हुआ था यहाँ पे एक एक्शन प्लान बना था, उस एक्शन प्लान का नाम था एजेंडा 21। ये एक प्लान था और ये प्लान किसके लिए था, गवर्नमेंट के लिए, बिजनेसेस के। देखो जब रियो डी जेनेरियो में जैसे मान लो ये समिट हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे ये समिट हुआ, तो यहाँ पे एक प्लान बना। ठीक है। और प्लान का नाम था एजेंडा 21। क्यों नाम पड़ा एजेंडा 21, सब थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा। देखो ये जो प्लान बना ना, इस प्लान में ये बातचीत हुई कि भाई जब हम लोग अपने अपने कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि हम लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ये जो एक्शन प्लान है इस पे काम करें, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली तरीके से काम करें। ठीक है। जो हमारे देश में बिजनेसेस चल रहा है, जो प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं, तो उसको इस तरह से असेसमेंट करें, प्रोजेक्ट को इस तरह से देखें कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज ना करे। तो इसमें एक प्लान आई एजेंडा 21, उसको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। चलो थोड़ा सा मैं एजेंडा 21 के बारे में आपको बता देता हूँ। एजेंडा 21 बेसिकली आप अभी जस्ट देखा, ग्लोबल एक्शन प्लान था जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो अर्थ समिट में ये चीज़ आई थी। और इसका गोल क्या था, टू हेल्प द वर्ल्ड, किस चीज़ में, ग्रो इन ए वे दैट इज़ सेफ फॉर द पीपल एंड प्लानट। अब इसमें फोकस क्या क्या चीज़ पे था, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, फाइट पॉवर्टी, यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, मेक द लाइफ बेटर फॉर। अच्छा ये एजेंडा 21 क्यों बोला गया है ना, ये सिंपल सी बात। अब देखो एजेंडा मीन्स क्या होता है, प्लान और लिस्ट ऑफ थिंग टू डू, क्या क्या अपने को करना है उसका एक लिस्ट। एजेंडा मीन्स होता है लिस्ट ऑफ थिंग टू डू, या आप उसको कह सकते हो प्लान। तो 21 फिर क्यों लगा हुआ था सामने, 21 स्टैंड फॉर 21st सेंचुरी, मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है। देखो ये हुआ कब था, आप एक बार डेट पे ध्यान देना, 1992।
तो 1992 में कब की बात हो रही है? 21st सेंचुरी की बात हो रही है। मीन्स 1992 में लोगों को उस टाइम पे तो फ्यूचर की ही बात कर रहे थे ना ये लोग, ठीक है। दैट्स वाई 21 था, एजेंडा 21। तो प्लान किसके लिए था? 21st सेंचुरी के लिए। तो एजेंडा 21 का क्या मतलब हुआ? प्लान फॉर द अर्थ। किसके लिए प्लान था भाई? अर्थ के लिए। प्लान फॉर अर्थ बेटर फ्यूचर इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में बेटर फ्यूचर के लिए ये प्लान है। 21st सेंचुरी में, एक बार फिर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 21st सेंचुरी में उस टाइम के अर्थ के लिए एक प्लान बना रहे हैं ये लोग कि उस टाइम के अर्थ को या फ्यूचर में हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। वो प्लान 1992 में एजेंडा 21 में। और आप यदि देखना चाहोगे तो ये देख लेना, 4 मेन सेक्शन था जिस पे एजेंडा 21 का फोकस था। क्या क्या था? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ ग्रुप्स एंड मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी इस पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। एजेंडा 21 क्या ये लॉ है? नहीं। देखो यहाँ पे ये इंटरनेशनली एक समिट था, तो इसमें सारे कंट्री जाके बातचीत किए। ये कोई एक लॉ नहीं है, ये कंट्री के लिए गाइडलाइंस है, एक प्लान है कि भैया आप अपने कंट्री जाके ये प्लान चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो। तो ये एक वॉलेंट्री प्लान है, गाइडलाइंस है, ये लॉ नहीं है। इसको ध्यान रखना आपको। ये कंट्री पे है कि वो इसको फॉलो करना चाहता है कि नहीं कर चाहता है। यदि आप चाहते हैं इसको फॉलो करना तो आप अपने हिसाब से कीजिए फॉलो, कोई इशू नहीं है। देखो एक छोटा सा मैं पिक्चर लगा देता हूँ, इससे बहुत क्लियरिटी मिलेगी आपको। देखो ये एजेंडा 21 का है, ऐसे लगभग 200-300 पेज का है ये। गूगल पे कभी जाकर वो पढ़ने को होगा तो पढ़ सकते हो। देख रहे हो, प्रियम्बल है इसमें भी, उसके बाद सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। ठीक है, चलो हम चलते हैं बैक टू टॉपिक। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया अपना ख़त्म। एक हिस्टोरिकल आइडिया लगा हम लोगों की कैसे कैसे ये। तो अभी हम लोग 3 ख़त्म कर चुके हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ब्रिटेन रिपोर्ट्स, उसके बाद जोहान्सबर्ग समिट और पेरिस एग्रीमेंट। इसमें भी इस पे फोकस करा गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, इसका प्रिंसिपल्स क्या है, ये फोकस किस पे है, ये थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तो क्लियरिटी मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है भाई कि नेचुरल रिसोर्स का कंजर्वेशन करो, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करो, लेकिन इस तरीके से यूज़ करो रिन्यू हो सके वो, यही सब बातें कहती है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करती है। मतलब जहां पे आपको ये डर लगता है कि इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है, वहां पे कोई प्रिवेंटिव मेजर ले लो ताकि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। ये सब प्रिंसिपल की बात करती है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की बात करती है। यदि कोई इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करेगा तो उसको उसका भरपाई करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी की बात करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी बात करती है, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे, कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, नेचुरल रिसोर्स का इफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है, डेवलपमेंट करना है हम लोगों को, लेकिन इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम वो डिग्रेड ना हो। ये सारी बातें कह रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। फिर पेरिस एग्रीमेंट, वहाँ पे भी इस पर ज़्यादा फोकस होता है कि ग्लोबल कार्बन इमिशन को हम लोग कंट्रोल करें, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें। तो इन सारे आप देखोगे, इन सारे डिक्लेरेशन में, रिपोर्ट में, समिट में कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। जहाँ पे इन्वायरमेंट की बचाने की बात हो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। जहाँ पे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की बात हो, प्रिजर्व करने की बात हो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। चलो लीगल रिकॉग्निशन देखते हैं हम लोग, और जुडिशल इंटरप्रिटेशन। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट क्या इंटरप्रिटेट की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इन्वायरमेंटल लॉ। हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉ है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पे देखता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए कुछ कुछ आप यहाँ पे जजमेंट देख सकते हो। उस जजमेंट में कैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप उसको भी देख सकते हो।
जैसे कि एक जजमेंट था वेल्लो सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ बैलेंस बिटवीन, क्या मैंने पहले भी बताया था, इकोलॉजी और डेवलपमेंट के बीच में। मैंने ऊपर आपको बोला था इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट, बात एक ही है, इकोलॉजी भी वही चीज़ है। दोनों के बीच में बैलेंस कौन कर देगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज क्या किया इसमें, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और इंटर जनरेशन इक्विटी। देखो वैसे इन सारे प्रिंसिपल पे अपना कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर है, आप उसको भी देख सकते हो। प्लस आप ये नोट्स को जब पढ़ोगे बहुत इजी है। देखो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, पब्लिक ट्रस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट क्या बोला और क्या लीगल रिकग्निशन है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो अपने को देखना है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये इस वाले केस में बॉम्बे डाइंग और मैन्युफैक्चरिंग, बॉम्बे इन्वायरो एक्शन ग्रुप 2006 वाले केस में कोर्ट ये बोली कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कि क्या इंश्योर करने का, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ओवर जनरेशंस। बहुत अच्छी बात बोली। फिर इसके बाद एनडी जयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो टेहरी डैम केस फेमसली इनको हम लोग बोलते हैं टेहरी डैम केस 2003 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसार ऑयल वर्सेस हलार उत्कर्षा समिति, इसमें क्या बोला गया, इसमें कोर्ट बोली कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी नॉट थ्रेटन द इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ आप कीजिए, हर एक चीज़ में आप एक ही बात देखोगे, घूम फिर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात होती है। आप इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इन्वायरमेंट पे नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट एक इसेंशियल है किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। और कहीं ना कहीं हेल्दी इन्वायरमेंट फंडामेंटल राइट का पार्ट है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसीलिए आप इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, लेकिन वो थ्रेट ना दे किसको भाई, इन्वायरमेंट को। खैर, तो लीगल रिकग्निशन आपने देख लिया इंडिया में क्या है। 2-3 केस का आप एग्जांपल दे देना, आपका काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSD, ये 1992 होगा। अब देखो ये जो कमीशन है, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन है, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CSD। यूनाइटेड नेशन आप तो जान ही रहे हो। अब देखो कोई भी जो कमीशन बनता है ना, उसका कुछ एम्स होता है, कुछ गोल के साथ, कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ कोई कमीशन बना। आप ही को मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कोई चीज़ बनाने का, तो कोई मन में तो गोल होगा ना, कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा जिस ऑब्जेक्टिव से आप उस कमीशन को बनाओगे। तो ये जो कमीशन यूनाइटेड नेशन बनाई थी, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके नाम से क्लियर है कि ये कमीशन को बनाया ही गया होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आर्टिकल 68 ऑफ UN चार्टर इन 1992। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अबाउट है कमीशन के बारे में, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस्टेब्लिश करा गया था UN जनरल असेंबली में दिसंबर 1992 में। इसीलिए कुछ जगह आप देखोगे 1993 भी मिल जाता है, क्योंकि दिसंबर के महीने में हुआ था, तो कम्प्लीटली इसको सेटअप होने में 1993 हो गया था। दैट्स वाई मैंने भी वहाँ पे 1993 लिखा था। खैर, और इसको जो बनाया गया था
CSD को, अब मैं CSD बोलूँगा, पूरा नाम नहीं बोलूँगा, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बस CSD बोलूँगा। हाँ चलो, इसको जो बनाया गया था CSD को, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया था, ये देखो। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे यार, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया था कि आपको रिव्यू करना है प्रोग्रेस को। तो सवाल है क्या चीज़ का प्रोग्रेस? तो एजेंडा 21 में जो प्लान था, एजेंडा 21 जो एक ग्लोबल एक्शन प्लान था, अरे यार, हाँ, एजेंडा 21 जो प्लान था, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसको रिव्यू करना है। दूसरा, रियो डिक्लेरेशन जो हुआ था ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उसको भी देखना है। और जोहान्सबर्ग प्लान जो था ऑफ इम्प्लीमेंटेशन JPOI, उसको भी देखना है लोकल नेशनल लेवल पे। बेसिकली इनका काम था रिव्यू करने का। क्या रिव्यू करने का काम था भाई? इनका काम था रिव्यू करने का कि जो ये सारे सबमिट हो रही है, या जो ग्लोबल एक्शन प्लान है, क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया कि नहीं। आप बेसिकली रिव्यू करना है क्या प्रोसेस है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। CDS का मीटिंग होता है एनुअली न्यूयॉर्क में। चलो ठीक है, आपको और डिटेल पढ़ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना, या फिर आपको ये PDF जाएगा, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हो, कोई इशू। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। आराम से पढ़ना। आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी ले सकते हो, यहाँ से भी टेलीग्राम, ये मेरा चैनल है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाओ, परचेज़ करो, 149 का है, आप ले सकते हो कंप्लीट। उसमें आपको नोट्स बुक मिल जाएंगे। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ पे फोकस करता है। अब देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा इसका एम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमारा जो फ्यूचर है उसको सस्टेन कर दे, फ्यूचर जनरेशन जो है उसको सिक्योर कर दे। यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है ना, ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस क्या चीज़ पे करता है? इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर को। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ आप पढ़ोगे तो पूरा वहाँ से भी क्लियर होगा, फिर ऐसे मैं बता देता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना कोऑर्डिनेट करेगा इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर पे, ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट हो सके। अब चलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का की ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। यदि आप ऊपर पढ़े हो तो आप एकदम माइंड में क्लियर हो रहा होगा पिक्चर कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग क्यों करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये कॉन्सेप्ट है क्यों आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो इसीलिए आता है ना, ताकि हम लोग इकोलॉजी को और डेवलपमेंट को, ग्रोथ को, दोनों को मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके। डेवलपमेंट को और इकोलॉजी, आप इसको ना इन्वायरमेंट भी कह सकते हो। तो इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को और डेवलपमेंट को, ग्रोथ को बैलेंस करने के लिए ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को लाए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देखो, इसका एक एम और है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग के पास जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सके। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है। रिसोर्स लाइक वाटर, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल, ये सब रिस्पॉन्सिबली तरीके से यूज़ होना चाहिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो सके, वो भी यूज़ कर सके। इफिशिएंट तरीके से यूज़ करो, ये ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस करता है इकोलॉजी और डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऐसा ना हो कि जिससे नेचुरल इकोसिस्टम ही बिगड़ जाए। ऐसा नहीं कि आप एक जंगल है, ये इससे इतना दूर रोड, मान लो इतना चौड़ा रोड लेके जाना है, तो आप इतना बड़ा रोड मत लेके चले जाओ, ताकि पूरा ये देखो, ये जो रोड का प्लान है ये क्या है, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। आप एक ये रोड से भी तो काम हो सकता है ना भाई। देखो, ये रोड से भी तो, इतना बड़ा रोड से भी तो काम हो सकता है। इतना बड़ा क्या नीड है भाई रोड का, इतना बड़ा क्या नीड है।
आप छोटा रोड से भी तो काम कर सकते हो। तो ये रोड क्या है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम को डिग्रेड नहीं करे। यदि नेचुरल इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कह रहा है? आपको बैलेंस करना है इकोलॉजी को और डेवलपमेंट को। रोड भी बनाना है आपको, डेवलप करना है ना, कीजिए। देखिए, डेवलप करना है आप कीजिए, लेकिन इतना बड़ा रोड मत बनाइए, छोटा सा बनाइए ना। इससे क्या हुआ? आप डेवलपमेंट भी कर लिए, डेवलपमेंट भी हो गया आपका रोड बनने से, और बहुत ज़्यादा इकोलॉजी पे, इन्वायरमेंट पर असर भी नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा जानवर भी नहीं मरेगा, या बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा भी नहीं मरेगा। मरेगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इतना बड़ा एरिया में रोड बना देते तो कितना छोटा सा फॉरेस्ट बचता, आप सोच के देखो। तो यही कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्या ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्टिव ये है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो जंगल में रहता है उसको प्रोटेक्ट करना है, उनका नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव यहीं से निकल के आता है, अपन को क्या करना है? कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? कि हम लोगों को सोशल इक्विटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या प्रमोट करता है? कि रिसोर्स का इक्वल एक्सेस हो सके सबको। इससे क्या होगा? गरीबी कम होगा और लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का वो इन्हांस हो पाएगा। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा होगा। क्या क्या उद्देश्य है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग क्यों लाते हैं? ये इसीलिए लाते हैं ताकि इकोलॉजी और डेवलपमेंट बैलेंस हो सके। दूसरा, इफ़िशिएंट तरीके से हम लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर सके। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना चाहिए। और लाइफ का क्वालिटी अच्छा हो और सोशल इक्विटी हो, मतलब पॉवर्टी रिड्यूस हो, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़े और रिसोर्स सबके लिए इक्वल एक्सेस हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है। चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कुछ प्रिंसिपल देखते हैं अपन, सिद्धांत। देखो, जैसे आज का करंट जनरेशन है, उसको रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए, ताकि उनके जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी हेल्दी इन्वायरमेंट इनहेरिट कर सके आज हम लोगों से। तो इंटर जनरेशन इक्वलिटी इसी को बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन और रीन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन हो, इससे क्या होगा? जो रिसोर्स है उसको हम लोग प्रिजर्व कर पाएंगे। किसके लिए भाई? फ्यूचर जनरेशन के लिए। दूसरा प्रिंसिपल की बात करें, सिद्धांत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या प्रिंसिपल है? सिद्धांत क्या? देखो कि अपन नेचुरल रिसोर्स को क्या करेंगे? कंजर्व करेंगे एंड यूज एंड कंजर्व करेंगे। तो यूज कैसा करेंगे? सस्टेनेबल। कैसा यूज करेंगे? सस्टेनेबल। किसका? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। एसी क्यों नहीं काम कर रहा है? चलो ठीक है। इन्वायरमेंट, हाँ। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलती है? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये भी एक इनका प्रिंसिपल है। देखो, ये मैं इसलिए ऐसा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करे। बहुत लोग बोलते हैं सर नोट्स इस तरह से दो कि अपन एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख पाए। एग्ज़ाम में आप ये नोट्स मिलेगा, आप अच्छे से लिख पाओगे, आपके पास एक मटेरियल हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल ये है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को अपन क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड कर देंगे इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के साथ। अब इसको ये समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कह रही है, ये कहती है
कि चलो ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट ला रहे हो, मान लो कि ये एक हम लोग रोड, चलो ये एक फॉरेस्ट है और हम लोग एक यहाँ से रोड पास करने वाले हैं फॉरेस्ट के बीचों बीच। तो आप ये जो रोड बना रहे हो ROAD रोड, ये क्या है, ये डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज है रोड, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में कि भाई आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कीजिए, लेकिन साथ साथ आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये जो इन्वायरमेंट है पूरा, ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, इसको भी आपको प्रोटेक्ट करना है, ये इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है। तो कैसे होगा ये? तो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये रोड का जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको बनाने से पहले आप ये देखो कि इस प्रोजेक्ट के लाने से इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करो। कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखो कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हम कुछ भी करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। कोई भी प्रोजेक्ट बना, ऐसे मन हुआ बना नहीं दिए, उससे पहले आप देखो कि ये इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट करेगा, इससे आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो पाएगा। तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद प्रिंसिपल एक क्या कहती है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बोलती है कि यदि लगता है कोई साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है, इन्वायरमेंट हार्म हो सकता है, आपको लग रहा है, जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि ये एक केमिकल है, ठीक है, CZ4 मान लो कुछ CZP, एक ये केमिकल है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर सकता है, तो इस केमिकल को बैन कर दो ना यार, सिंपल। यदि अपन को लगता है ये जो केमिकल है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर सकता है, तो अपन प्रिकॉशन ले लेते हैं, पहले इसको बैन कर देते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात करती है। यदि आपको लग रहा है कोई चीज़ हैजार्डस है, हैजार्ड है, डैमेज कर सकता है हमारे इन्वायरमेंट को, आप उसको बैन कर दीजिए। उसके बाद एक और प्रिंसिपल है, ये सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर मैं यहाँ पे एक एक लाइन में आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस है। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे बेस है। मान लो कोई इंडस्ट्रीज़ है, उससे कोई ऑयल लीक हो गया, ऑयल से बहुत ज़्यादा रिवर पोल्यूट हो गया। जैसे मान लो कोई एक इंडस्ट्रीज़ है, इसके बगल से नदी बह रही है, यहाँ से कोई केमिकल रिलीज़ हुआ और रिवर को पोल्यूट कर दिया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिवर डैमेज हो गया। तो उस केस में इस यूनिवर्सिटी की, अच्छा पोल्यूट कौन किया? पोल्यूटर तो ये रहा, ये फैक्ट्री पोल्यूटर है। तो ये जो पोल्यूटर है इसकी ड्यूटी बनती है जो भी डैमेज हुआ है उसको पे करना। तो जो पोल्यूटर होता है वो पे करता है, इसलिए इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो इससे क्या होता है, एक लाइबिलिटी रहता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इंडस्ट्रीज़ पे कि भैया यदि मैं पोल्यूशन कॉज करूँगा तो मुझे कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल डैमेज जो भी होगा उसका कॉस्ट मेरे को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे बेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट करेगा उसको पेमेंट करना पड़ेगा। एक और प्रिंसिपल पे बेस है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड लायबिलिटी। अब इसमें है कि हमारा देश और इंडस्ट्रीज दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम लोग कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना होने दे, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके। ये नेशन और इंडस्ट्रीज दोनों की लायबिलिटी बनती है और दोनों को साथ में मिलके कोऑपरेट करके काम करना चाहिए ताकि कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर ना हो सके। एक प्रिंसिपल ये भी है, पॉवर्टी को इरेडिकेशन करना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एम है, पॉवर्टी को ख़त्म कर देना है। तो कैसे ख़त्म कर पाएगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी से और सोशल जस्टिस से। उसके बाद है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, जिसको हम लोग PTD बोलते हैं। इसमें सिंपल सी देखो क्या है पब्लिक ट्रस्ट। वैसे सब पे डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे जब यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे ये देखो
पब्लिक ट्रस्ट, ये सब जब पढ़ेंगे यहाँ पे तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखो, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन में ये होता है कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट ट्रस्टी होता है सारे नेचुरल रिसोर्स का, ठीक है। देखो यहाँ भी पढ़ोगे, द गवर्नमेंट होल्ड नेचुरल रिसोर्स इन ट्रस्ट फॉर पब्लिक और मस्ट बी प्रिवेंट। देखो, यदि पब्लिक का है, बेसिकली गवर्नमेंट के पास है, तो उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, किसी प्राइवेट को नहीं देना है, तो इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, दैट्स ऑल। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, भाई इसको क्या क्या चैलेंजेस है इसका इम्प्लीमेंटेशन में, ये हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे देखो, जो भी इन्वायरमेंटल लॉ है हमारे पास, उसका जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो? देखो, हमारे देश में माइनिंग, इलीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, ये सब कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ मेरे को। इलीगल माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन ये प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये डिस्पाइट ऑफ लीगल प्रोविज़न फिर भी डिफॉरेस्टेशन दबा के हो रहा है और इलीगल माइनिंग दबा के हो रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हम लोगों का जो इन्वायरमेंटल लॉ है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ही नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन ख़राब होने की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। यदि इन्वायरमेंटल लॉ अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता तो कोई इलीगल माइनिंग करता, डिफॉरेस्टेशन कर पाता? नहीं कर पाता। तो लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। तो आपको चैलेंजेस समझ में आ रहा है क्यों नहीं हो पा रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा, पब्लिक रेसिस्टेंट टू चेंज। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, क्या चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बहुत बार क्या होता है, फेस्टिवल के टाइम पे देखना, पटाखा पे, फायर क्रैकर्स पे रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, बैन हो जाता है, लेकिन पब्लिक उसको अपोज करने लगती है कि नहीं, हम क्यों बैन करें, फेस्टिवल में पटाखा हम फोड़ेंगे, हमारा कल्चर है, ये है वो है। मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, जो सोसाइटी में होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, बस दैट्स ऑल। मैं कोई अपना पर्सनल व्यूज़ नहीं दे रहा हूँ। तो पब्लिक का क्या है, रेसिस्टेंट टू चेंज। पीपल क्या करते हैं, ऑफन आप देखना, जो भी रेस्ट्रिक्शन होता है उसको अपोज करने लगते हैं, है ना, स्पेशली इन रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसकी वजह से भी, अब मान लो कि अपने को पोल्यूशन कम करना है, फायर क्रैकर बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है, ये सबको पता है, लेकिन हम लोग रेसिस्ट हैं कि नहीं भैया, कुछ भी कर लो, फायर क्रैकर हम जलाएंगे ही जलाएंगे फेस्टिवल के टाइम पे। तो पब्लिक का जो ये रेसिस्टेंट है चेंज के प्रति, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है और ये जो बहुत स्पीड से जो इंडस्ट्री जितना ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। मान लो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज खुलेगा, उससे स्मोक इमिशन होगा, बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। तो इससे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कर पाएंगे? तो ये जो बहुत रैपिडली शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ा चैलेंजेस है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। इसका एग्जांपल देखो, अनप्लान्ड सिटी ग्रोथ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन होता है। जैसे देखना, मान लो कोई एक ये शहर है, अब क्या हो गया है कि पूरा ये शहर का जो एरिया है खाली जो भी था, सब जगह घर बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ये शहर भर चुका है। तो शहर के अब जो बाहर वाले एरिया हैं उधर भी घर बन रहा है। तो ये अब जो आगे सिटी बन रहा है, ये तो अनप्लान्ड सिटी है। अब यहाँ पे लोग जो घर बनाएंगे, यहाँ पे कैसे घर बनाएंगे? यहाँ जंगल को हटाना पड़ेगा, उससे पोल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा। चलो एक चैलेंज की और बात करते हैं हम लोग, ये
सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में एक चैलेंज क्या है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट। इसका मतलब ये है, देखो हम लोग कह तो रहे हैं कि देखो बहुत सारा नेशन ऐसा है, डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा है जिनके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो कैसे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट करेंगे भाई। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप ना सोलर एनर्जी यूज़ करो, इससे ना सस्टेनेबल हम लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे। आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आप एकदम इलेक्ट्रिसिटी लीजिए, लेकिन किससे लीजिए, सोलर से, कोल से मत लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ ना आपको। लेकिन जब आप सोलर प्लांट अपने छत पे लगाने के लिए जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में 5 लाख रुपया, या 2 मिनट के लिए पकड़ लो 3 लाख to 4 लाख रुपीज़ आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन घर में आपको ये जो बिजली आ रहा है पावर ग्रिड से, वो आपको 1000 और 2000 या फिर 700-800 रुपीज़ में आपके घर पे बिजली आ रही है। तो आप 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे या फिर 1 लाख, तो आपके पास लैक ऑफ फंड है। यदि आपके पास पैसा होता तो आप सोलर पावर लगा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते रहते भाई, लेकिन आपके पास तो फंड ही नहीं है ना। सेम ऐसे ही बहुत सारा डेवलपिंग नेशन है वर्ल्ड में जिनके पास फंड उतना ज़्यादा नहीं है जो वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में कि इकोनॉमिकली नेशन के पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं है जिसकी वजह से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं हो पा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चैलेंजेस और है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स का डिप्लेशन। जैसे जैसे आप देखो कि बहुत ग्लोबली टेम्परेचर जो राइज कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, वाटर का स्कैरसिटी हो रहा है, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो रहा है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ग्लेशियर का मेल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, ये सारे चैलेंजेस हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा। यदि आपको क्लैरिटी मिल रहा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियोस बनाता हूँ, बस आपके कमेंट की वजह से। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन एंड फ्यूचर स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन पे आप लोग बात करेंगे कि सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या मेजर उठाना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप को उठाना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल लॉज है, जो रेगुलेशन है, उसको अपन को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, फ्यूचर में हो पाए, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहला है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल लॉज को, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली इन्वायरमेंटल लॉज में और पेनल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। यदि कोई वायलेशन करता है इन्वायरमेंटल लॉज का, उसको पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा देना पड़े। तो पहला ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का एडॉप्शन कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा ट्रांजिशन कर सकते हैं खुद में कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अडॉप्ट कर ले, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। इससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल है, इन सब पे डिपेंडेंसी क्या होता है, कम होता है। तो यदि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें, उसके तरफ अडॉप्ट हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन है, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग करें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिटीज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे, जहाँ पे बेसिकली ग्रीन स्पेसेस के लिए जगह दे, और इफ़िशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग प्रावधान कर दे, और पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी ले आए। जैसे कि एक आपके सामने एग्जांपल होगा, चाइना का कैपिटल बीजिंग सिटी एक टाइम पे वर्ल्ड का वर्स्ट पॉल्यूटेड सिटी हुआ करता था, आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा आपको। तो सिटी में ये सब चीज़ यदि हम लोग कर देते हैं बहुत तो इससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल
एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन से भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके और इफ़िशिएंट इरिगेशन को करके भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक को क्या करना पड़ेगा? अपन को अवेयर करना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट को कंजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सस्टेनेबल मेथड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए ताकि हमारा फ्यूचर जनरेशन भी इस रिसोर्स को यूज़ कर पाए। और उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं मिलेगा अपन को तो फिर थोड़ा इशू होगा। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे ये इंडिया है, बगल में बांग्लादेश, यहाँ पे पोल्यूशन होगा तो इससे तो इंडिया भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना। लेकिन हमारे मान लो कि दोनों कंट्री के बीच में अच्छा कोई एग्रीमेंट हो जाए जिससे पोल्यूशन कम होता है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ग्लोबल एग्रीमेंट इन सब, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा इश्यूज चल रहा है, इन सब चीज़ में, पोल्यूशन में, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो ग्लोबल एग्रीमेंट बहुत हेल्प करता है। आज जो इन्वायरमेंट पे इतना ज़्यादा बात हो पा रही, क्यों हो पा रही? ग्लोबली इतने सारे एफर्ट्स लगाया गया है। स्टॉकहोम में आपने देखा, बहुत सारा भी आपने ऊपर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था कि ये जो आज आप पॉसिबल देख पा रहे हो, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ब्रुटलैंड रिपोर्ट्स और समिट, इतने सारे ये जो रिपोर्ट, डिक्लेरेशन, समिट, इन सब की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। खैर, अब हम लोग आई होप ये पूरा क्लियर हो। अब हम लोग थोड़ा कंक्लूजन की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। इस नोट से आप ये देख सकते हो पूरा कंप्लीट एक स्टेप बाय स्टेप नोट्स को प्रिपेयर करा गया ताकि आप एग्ज़ाम में प्रॉपरली लिख पाओ। इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक आपको क्लियरली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है अभी के टाइम पे फंडामेंटल प्रिंसिपल बन चुका है इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वायरमेंटल लॉ का। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है? किसको किसको बैलेंस करना? दोनों को, इकोलॉजी को, या आप उसको इन्वायरमेंट कह सकते हो, प्लस ग्रोथ को, या उसको डिफरेंट वर्ड आप डेवलपमेंट भी कह सकते हो। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है, ये मेन एम है इसका। और ये सब कैसे हो पाएगा? बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली पॉलिसीज़, इन्फोर्सिंग जो भी हमारे पास रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल लॉ है उसको इन्फोर्स करके, और सबसे इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस को प्रमोट करके। इससे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं जिससे हमारा प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशन एक हेल्दियर प्लैनेट और फ्यूचर जनरेशन को हम लोग गिफ्ट कर पाएंगे। हेल्थियर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पहला, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, आप इसको पढ़ लेना। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आप इसको पढ़ लेना। 2 मिनट लगेगा, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। क्विक समरी चार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो, डेफिनेशन आपने देखा था, डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन, है ना। ओरिजिन कहाँ से था? आपने देखा था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972, और इसको डिफाइन कहाँ किया था? ब्रुटलैंड रिपोर्ट्स 1987 में। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आपने देखा था, वेल्लोर सिटीजन्स वाला, बॉम्बे डाइंग वाला और एंडी जयाल वाला। उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग पढ़े थे कि बैलेंस करना किसके किसके बिटवीन में, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्स को यूज़ करना, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके बाद वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ का इन्हांसमेंट। प्रिंसिपल आपने देखा था 3-4, तो आपको याद भी हो गया होगा, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। इसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट है कॉर्पोरेशन लायबिलिटी, पॉवर्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यूज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चैलेंजेस क्या क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप पढ़े थे ना चैलेंजेस किस चीज़ में?
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का लॉस, उसके बाद वीक इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, बेसिकली गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर, खैर चलो छोड़ो। तो जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है या जो इन्वायरमेंटल लॉज है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आपने पढ़ा था रोल ऑफ यूएन इंटरनेशनल बॉडीज़, एक यूएन का कमीशन था ना, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1993 में बना था। उसके बाद इंडियन लीगल फ्रेमवर्क देख लो, आपकी इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रेगुलेट कौन कौन सा लॉज करता है, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जहाँ पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, पढ़ लेना एक बार आप इसको। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया होगा। इस पीडीएफ का आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।